नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 9 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से ब्लैंक फोल्डर में लाया जाता है। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से ब्लैंक फोल्डर में लाया जाता है। ईमेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम कोई ईमेल सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो उसे आउटबॉक्स फोल्डर से ब्लैंक फोल्डर में लाया जाता है। मतलब जब आप कोई ईमेल भेज देते हैं और वह ईमेल रिसीवर को पहुंच जाता है तो वह किस फोल्डर में चला जाता है। यह क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है और यहाँ पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था, जो कि रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। रे टॉमलिंसन पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था, जो कि रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला ईमेल किस ईयर में भेजा गया था। वह भेजा गया था 1971 में। पहला ईमेल किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन ने। फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को। तो अभी हमने ईमेल से संबंधित 3 क्वेश्चन तैयार करे। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से ब्लैंक फोल्डर में लाया जाता है। यहां पर आपको कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। जब हम कोई ईमेल टाइप करते हैं, मतलब ईमेल को क्रिएट करते हैं और उसे सेंड नहीं करते हैं, केवल ईमेल को क्रिएट किया है और उसे सेव कर दिया है, तो वह होता है ड्राफ्ट फोल्डर में। क्रिएट होने वाला ईमेल ड्राफ्ट फोल्डर में होता है। यदि हम कोई ईमेल बनाते हैं और उसे सेंड नहीं करते हैं तो वह ड्राफ्ट फोल्डर में स्टोर हो जाता है। जब हमें कोई ईमेल प्राप्त होता है तो वह इनबॉक्स फोल्डर में आता है। इनबॉक्स फोल्डर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसीव होने वाले ईमेल को किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है। रिसीव होने वाले ईमेल को इनबॉक्स फोल्डर में स्टोर किया जाता है। जब आप कोई ईमेल भेजते हैं, कोई ईमेल सेंड करते हैं, तो पहले उसे आउटबॉक्स फोल्डर में रखा जाता है। आउटबॉक्स। जब हम ईमेल को सेंड करते हैं तो ईमेल को आउटबॉक्स फोल्डर में रखा जाता है, और जब ईमेल हमारे पास से सेंड हो जाता है तो उसे सेंट फोल्डर में भेज दिया जाता है। सेंट फोल्डर कौन सा फोल्डर होता है? जिसमें वह ईमेल स्टोर हो जाते हैं जो हमारे यहां से सेंड हो चुके हैं। मतलब जब किसी ईमेल को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, तो वह ड्राफ्ट फोल्डर में होता है। जैसे ही हम ईमेल को भेजते हैं तो वह आउटबॉक्स फोल्डर में चला जाता है, और जब वह ईमेल सक्सेसफुली सेंट हो जाता है तो उसे सेंट फोल्डर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब ईमेल को क्रिएट किया तो वह ड्राफ्ट फोल्डर में था। ड्राफ्ट फोल्डर के बाद वह जाएगा आउटबॉक्स फोल्डर में। आउटबॉक्स मतलब हमने उसको भेजा, और जैसे ही वह ईमेल सेंड हो जाएगा तो वह चला जाता है सेंट फोल्डर में। मतलब ड्राफ्ट फोल्डर में वह ईमेल होते हैं जो हमने क्रिएट करे हैं लेकिन सेंड नहीं करे हैं। आउटबॉक्स फोल्डर में ईमेल तब तक रहता है जब तक हमारे यहां से सेंड नहीं हो जाता है। जैसे ही ईमेल सेंड हो जाता है उसे सेंट फोल्डर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ईमेल से संबंधित एक और वर्ड है स्पैम ईमेल।
स्पैम ईमेल, जिसे जंक ईमेल भी कहा जाता है। जंक ईमेल, स्पैम ईमेल या जंक ईमेल कुछ ऐसे ईमेल होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। अनवांटेड ईमेल्स को जंक ईमेल या स्पैम ईमेल कहा जाता है, जो कि यूजर को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजे जाते हैं। यह ईमेल जनरली फ्रॉड से संबंधित हो सकते हैं। तो यहां पर हमने ईमेल से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से ब्लैंक फोल्डर में भेजा जाता है, वह फोल्डर होता है सेंट फोल्डर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भेजे गए ईमेल को आउटबॉक्स फोल्डर से सेंट फोल्डर में लाया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन कहा जाता है? निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन या दिमाग कहा जाता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क या दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कैलकुलेशन होते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती हैं, वह सभी सीपीयू के द्वारा की जाती हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी मेमोरी साइज को सिलेक्ट करें। सबसे छोटी मेमोरी साइज को सिलेक्ट करें। यह क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से संबंधित है। मेमोरी यूनिट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। मेमोरी यूनिट क्या होती हैं? जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो जो डेटा स्टोर होता है उस डेटा की क्वांटिटी को, उस डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। मतलब कितना डेटा स्टोर किया गया है, वह डेटा की मात्रा क्या है, क्वांटिटी क्या है, यह नापा जाता है मेमोरी यूनिट से। स्टोर होने वाले डेटा की क्वांटिटी को या मात्रा को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। कई प्रकार की मेमोरी यूनिट होती हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट दो ही होती हैं, एक 0 और एक 1। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट हो जाता है। निबल जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल बन जाता है। जब 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट बन जाता है। और 1024 बाइट को मिलाकर एक केबी बनता है। 1024 केबी को मिलाकर एक एमबी बनता है। 1024 एमबी को मिलाकर एक जीबी बनता है। और 1024 जीबी को मिलाकर एक टीबी बनता है। यहां पर हमें 4 प्रकार की मेमोरी यूनिट दी गई हैं और हमसे पूछा गया है सबसे छोटी मेमोरी साइज को सिलेक्ट करें। तो यहां पर टीबी तो एक बड़ी मेमोरी यूनिट है, टीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। एमबी यह भी एक बड़ी मेमोरी यूनिट है जिसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। जीबी भी एक बड़ी यूनिट है जिसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है यहां पर बाइट। और एक बाइट 8 बिट से मिलकर बना होता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, जबकि 4 बिट से बनता है एक निबल। एक निबल बनता है 4 बिट से और एक बाइट बनता है 8 बिट से। तो यहां पर सबसे छोटी मेमोरी साइज हो जाएगी बाइट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइट। यहां पर दिए गए सभी ऑप्शन में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पास पहुंच मतलब एक्सेस होनी चाहिए? यह निर्धारित करने के लिए ब्लैंक आमतौर पर विशेष सुरक्षा उपायों पर निर्भर करता है। किसके पास पहुंच मतलब कि एक्सेस होनी चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए ब्लैंक आमतौर पर विशेष सुरक्षा उपायों पर निर्भर करता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से संबंधित है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम,
एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो यह डिसाइड करता है कि किस यूजर के पास किस रिसोर्स का एक्सेस है या नहीं है। यह डिसाइड करता है, यह चेक करता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एक्सेस मतलब होता है किसी चीज को उपयोग करने का अधिकार। यदि कोई रिसोर्स है, कोई संसाधन है, तो उस रिसोर्स को यूज करने का अधिकार किस यूजर के पास है, किस यूजर के पास नहीं है, यह चेक करता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था किसके पास पहुंच मतलब एक्सेस होनी चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए एक्सेस कंट्रोल आमतौर पर विशेष सुरक्षा उपायों पर निर्भर करता है। कौन सा यूजर किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, किस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता है, यह डिसाइड करता है, यह चेक करता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में कई प्रकार से यूजर की पहचान को चेक किया जाता है, जैसे कि यूजर के थंब एक्सप्रेशन को स्कैन किया जाता है, यूजर के फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है, यूजर के फेस डिटेक्शन का यूज किया जाता है, रेटिना को स्कैन किया जाता है, वॉइस को स्कैन किया जाता है। यह सभी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस कंट्रोल। किस यूजर के पास किस रिसोर्स की एक्सेस होगी नहीं होगी, यह चेक करता है, यह डिसाइड करता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में ब्लैंक टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल की वैल्यूज को सिंगल सेल में संयोजित मतलब कंबाइन करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में ब्लैंक टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल की वैल्यूज को सिंगल सेल में कंबाइन करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में कौन सा ऐसा टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन होता है जो मल्टीपल सेल की वैल्यू को सिंगल सेल में कंबाइन कर देता है। यहां पर आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यदि आपको मल्टीपल सेल में भरे गए नंबर को जोड़ना है तो सम फंक्शन का यूज किया जाता है। यदि मल्टीपल सेल में कुछ नंबर भरे गए हैं और उन नंबर को यदि आपको जोड़ना है, कंबाइन करना है, तो आप सम फंक्शन का यूज कर लेंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में ब्लैंक टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग मतलब टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन होना चाहिए विभिन्न सेल की वैल्यूज को सिंगल सेल में कंबाइन करने के लिए किया जाता है। मतलब मल्टीपल सेल में यदि हमने कोई टेक्स्ट लिख कर रखे हैं और उन सभी टेक्स्ट को हमें एक सेल में कंबाइन करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन होता है कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। यदि आपको मल्टीपल सेल में भरे गए टेक्स्ट को मल्टीपल सेल में भरी गई स्ट्रिंग को सिंगल सेल में कंबाइन करना है तो टेक्स्ट कैटेगरी का एक फंक्शन होता है कॉनकैटिनेट, जो कि मल्टीपल टेक्स्ट को सिंगल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए या टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है कॉनकैटिनेट। और यह काम हम एमएस एक्सेल में एक ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर से, जिसे कॉनकैटिनेट ऑपरेटर भी कहा जाता है। यदि आपको एमएस एक्सेल में दो या दो से अधिक टेक्स्ट को कंबाइन करना है तो कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज किया जाता है और यह काम एंड ऑपरेटर से किया जा सकता है जिसे कॉनकैटिनेट ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो एमएस एक्सेल में मल्टीपल टेक्स्ट को या मल्टीपल सेल में भरे गए टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए एक कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है और यही काम हम एंड ऑपरेटर के द्वारा भी कर सकते हैं। हम इसको एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। एमएस एक्सेल में फॉर एग्जांपल हमने एक सेल में टेक्स्ट टाइप किया है डिजिटल, एक सेल में हमने टेक्स्ट टाइप किया डिजिटल, दूसरे सेल में हमने टेक्स्ट टाइप किया है भंडार, जो कि हमारे चैनल का नाम है। एक सेल में हमने लिखा है डिजिटल, एक सेल में हमने लिखा है भंडार। अब यदि हमें दोनों टेक्स्ट को मिलाकर एक सिंगल टेक्स्ट में बदलना है तो हम इक्वल के साथ कॉनकैटिनेट फंक्शन को टाइप करेंगे और यहां पर हम उन सेल का एड्रेस देंगे जिन सेल में हमारा टेक्स्ट रखा है। तो पहला टेक्स्ट रखा है C2 सेल में, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। दूसरा टेक्स्ट हमारा रखा है D2 सेल में, इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन ने क्या कर दिया,
अलग अलग दो टेक्स्ट को मिलाकर सिंगल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। कॉनकैटिनेट फंक्शन मल्टीपल सेल में भरी गई वैल्यू को सिंगल सेल में कंबाइन कर देता है। यहां पर अभी स्पेस नहीं आया है। यदि आपको दोनों टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना है तो आप पहले टेक्स्ट के बाद एक कॉमा लगाएं, यहां पर डबल कोट में एक ब्लैंक स्पेस दें, डबल कोट को क्लोज करें, इसके बाद एक और कॉमा लगा दें। इसका मतलब क्या होगा, पहला टेक्स्ट आएगा, उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस आएगा, फिर हमारा दूसरा टेक्स्ट आ जाएगा। मतलब दोनों टेक्स्ट के बीच में आपको स्पेस भी देखने मिलेगा। अब यदि हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो डिजिटल और भंडार के बीच में हमें स्पेस भी दिखाया जाएगा। यही काम हम एंड ऑपरेटर से या कॉनकैटिनेट ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। इक्वल, पहला टेक्स्ट रखा हुआ है हमारा C2 सेल में, इसके बाद हम एंड का साइन लगाएंगे और दूसरा टेक्स्ट रखा हुआ है हमारा D2 सेल में। एंटर की को प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन से भी टेक्स्ट को ज्वाइन किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, और यही काम एंड ऑपरेटर से या कॉनकैटिनेट ऑपरेटर से भी किया जा सकता है। तो यहां पर हमने एक साथ दो क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉनकैटिनेट। MS एक्सेल में कॉनकैटिनेट एक टेक्स्ट फंक्शन होता है जो मल्टीपल सेल की वैल्यू को सिंगल सेल में कंबाइन कर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चुने गए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देती है। MS वर्ड 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चुने गए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देती है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है और MS वर्ड के 2007 वर्जन से पूछा गया है। यहां पर आपको MS वर्ड 2007 में कंफ्यूज नहीं होना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है MS वर्ड 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चुने गए शब्द के समान अर्थ वाले मतलब पर्यायवाची शब्द, या जिसे हम कह सकते हैं समानार्थी शब्द बताती है, सुझाव देती है। तो MS वर्ड 2007 में हमसे पूछा गया है MS वर्ड के जो भी वर्जन्स हैं, चाहे वह 2007 हो, 2010 हो, 2003 हो, 2013 हो, 16 हो, MS वर्ड के किसी भी वर्जन में यदि हमें किसी वर्ड का सिनोनिम्स देखना है, मतलब समान अर्थ वाला शब्द देखना है, या एंटोनम देखना है, मतलब विलोम शब्द देखना है, तो उसके लिए थिसोरस नाम का फीचर यूज किया जाता है, थिसोरस। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि MS वर्ड में किसी शब्द का सिनोनिम्स या एंटोनम फाइंड करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द और एंटोनम मतलब विलोम शब्द। तो MS वर्ड में यदि आपको किसी भी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनम फाइंड करना है, समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द फाइंड करना है, तो थिसोरस ऑप्शन का यूज किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है थिसोरस ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है, तो थिसोरस ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है और थिसोरस ऑप्शन की शॉर्टकट की Shift+F7 होती है। Shift+F7 थिसोरस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। यह रिव्यू टैब में प्राप्त होता है और यह सिलेक्ट किए गए शब्द का सिनोनिम या एंटोनम बताता है। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड में यदि हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करें और रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में थिसोरस ऑप्शन पर क्लिक करें तो हमें यहां पर एक थिसोरस का डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिया जाता है जिसमें सिलेक्ट किए गए वर्ड के मल्टीपल सिनोनिम्स होते हैं और मल्टीपल एंटोनिम्स होते हैं। यह होता है थिसोरस जो कि रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F7। थिसोरस नाम का ऑप्शन किसी शब्द का सिनोनिम्स या एंटोनिम शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थिसोरस। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कागज मतलब पेपर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कागज मतलब पेपर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है। प्रिंटर से संबंधित, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है।
प्रिंटर की दो कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह होते हैं जो साउंड अधिक करते हैं, आवाज अधिक करते हैं और इनकी स्पीड स्लो होती है और इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वह क्वालिटी लो होती है। प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है वह कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें आवाज अधिक होती है प्रिंटिंग करते समय, स्पीड स्लो होती है और इनके प्रिंट आउट की क्वालिटी लो होती है, वह कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लो साउंड करता है, बहुत कम आवाज करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है और यह हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रदान करता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है यह प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करता है, स्पीड स्लो होती है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हाई स्पीड प्राप्त होती है, हाई क्वालिटी का आउटपुट होता है और यह प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय बहुत कम साउंड करता है, आवाज कम करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कागज या पेपर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करता है, लो क्वालिटी का आउटपुट देता है, स्पीड स्लो होती है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कंटीन्यूअस कंप्यूटर पेपर का यूज किया जाता है। कंटीन्यूअस कंप्यूटर पेपर मतलब पेपर का पूरा एक रोल लगा होता है जिस पर प्रिंट आउट निकाला जाता है और जितना पेपर प्रिंट हो जाता है उतने पेपर को कट कर लिया जाता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं जनरली इनमें पेपर का पूरा एक रोल लगा दिया जाता है जिसे कंटीन्यूअस पेपर भी कहा जाता है। पेपर का पूरा रोल लगा होता है और जितना प्रिंट आउट निकल आता है उतना पेपर कट कर लिया जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर कंटीन्यूअस कंप्यूटर पेपर का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें कंटीन्यूअस पेपर का यूज किया जाता है, मतलब पेपर का एक रोल यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर कंप्यूटर की पहचान एक आईपी एड्रेस से होती है। कोई भी आईपी वर्जन 4 एड्रेस ब्लैंक बिट्स से बना होता है। हर कंप्यूटर की पहचान एक आईपी एड्रेस से होती है। कोई भी आईपी वर्जन 4 एड्रेस ब्लैंक बिट्स से बना होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। यह क्वेश्चन आईपी टॉपिक से पूछा गया है, आईपी टॉपिक से, और हमने प्रीवियस वीडियोस में आईपी टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया है। आज हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हर कंप्यूटर की पहचान एक आईपी एड्रेस से होती है। कोई भी आईपी वर्जन 4 एड्रेस में ब्लैंक बिट्स होती हैं, मतलब यह क्वेश्चन आईपी से संबंधित है। आईपी से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा प्रत्येक कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। यह तो हमें क्वेश्चन में ही लिख कर दिया गया है कि हर कंप्यूटर की पहचान एक आईपी एड्रेस से होती है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं, एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आईपी एड्रेस होता है 32 बिट्स का, 32 बिट का, और आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस होता है 128 बिट्स का। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, हर कंप्यूटर की पहचान एक आईपी एड्रेस से होती है। कोई भी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस ब्लैंक बिट्स से बना होता है। तो आईपी वर्जन 4 का जो एड्रेस होता है वह 32 बिट्स से बना होता है और आईपी वर्जन 6 का आईपी एड्रेस 128 बिट्स से बना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी 32 बिट्स। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज क्या होती है, वह होती है 32 बिट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संबंध में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है, हमसे पूछा गया है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, मल्टीपल रूल्स का सेट होता है प्रोटोकॉल। रूल्स के सेट को क्या कहा जाता है। प्रोटोकॉल मतलब नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, यह रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अब HTTP का नया वर्जन भी आ गया है HTTPS। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इसका नया वर्जन है HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर 1010 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी। बाइनरी नंबर 1010 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से अब सीपीसीटी के एग्जाम में कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, कॉम्प्लीमेंट से, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसमें 1010 4 डिजिट दी गई हैं और हमें इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है और इसका आंसर बताना है। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक होता है बाइनरी जिसका बेस होता है 2, एक होता है ऑक्टल जिसका बेस होता है 8, एक होता है डेसिमल जिसका बेस होता है 10 और एक होता है हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है क्योंकि इसका बेस है 2 और हमें इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है, मतलब 10 बेस में बदलना है। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदलना है। इसको कन्वर्ट करने की, इसको सॉल्व करने की कई ट्रिक हैं, कई मेथड हैं, लेकिन हम यहां पे आपको एक सबसे सिंपल और सबसे छोटी मेथड बताने वाले हैं जिससे आप किसी भी बाइनरी नंबर को बहुत ही आसानी से डेसिमल नंबर में बदल सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है 1010। आपको जो भी बाइनरी नंबर दिया गया है आप उसको सेम लिख लें। जो नंबर दिया गया था हमने उसको लिख लिया। अब हमें इसको किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो आपको डेसिमल में बदलने के लिए एक सीरीज यूज करनी है। सीरीज, आपके क्वेश्चन में जितने अंक हैं उतने नंबर तक आपको सीरीज को बढ़ाना है। सीरीज को 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 वो भी राइट साइड से, 1 को डबल करेंगे तो 2, 2 को डबल करेंगे तो 4, 4 को डबल करेंगे तो 8। हमारे क्वेश्चन में 4 ही अंक दिए गए थे तो हमने अपनी सीरीज को 4 अंकों तक बढ़ाया। यदि यहां पर और अंक होते तो 8 के बाद 16 आ जाता, 16 के बाद 32 आ जाता, 32 के बाद 64 आ जाता। जितने क्वेश्चन में अंक दिए गए हैं आपको वहां तक इस सीरीज को ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बाइनरी नंबर दे दिया जाता है 10101। तो अब आप यहां पर सीरीज क्या अप्लाई करेंगे, 1 डबल करेंगे 2, डबल करेंगे 4, डबल करेंगे 8, डबल करके 16। और भी अंक होते तो 32 तक जाते हम। हमारे क्वेश्चन में कितने अंक हैं, 4। तो हमने राइट साइड से सीरीज स्टार्ट करी 1 से, 1 का डबल किया 2, 2 का डबल किया 4, 4 का डबल किया 8। अब आपको इस क्वेश्चन वाले नंबर में जहां जहां पर 1 दिख रहा है उन नंबर को जोड़ दो। एक 1 किसके साथ है, 8 के साथ, और दूसरा 1 किसके साथ है, 2 के साथ। तो 8 और 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यह हमारा आंसर हो गया। जिस नंबर के साथ 1 है उसको ऐड करना है, जिसके साथ 0 है उसको ऐड नहीं करना। यहां पर
1 के साथ 0 था तो हमने 1 को ऐड नहीं किया, 4 के साथ 0 था तो 4 को ऐड नहीं किया। 1 कहां कहां था, 8 के साथ और 2 के साथ, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 10, मतलब 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, इसको जो हमने एक और एग्जाम्पल लिया था, तो यहां 16 को जोड़ेंगे क्योंकि 16 के साथ 1 है, 4 को जोड़ेंगे क्योंकि 4 के साथ 1 है, तो हो जाएगा 20, और 1 के साथ 1 है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21। हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा 10, मतलब कि 10। तो आप देख सकते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलना कितना आसान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। यूएसबी क्या होता है, यूएसबी एक पोर्ट होता है, पोर्ट। यूएसबी एक पोर्ट का टाइप होता है जिसका यूज विभिन्न प्रकार की डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, इस प्रकार की डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट का यूज किया जाता है। और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी एक पोर्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड में एंटर और एग्जिट करने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी होगी। आधुनिक ब्राउजर में मतलब मॉडर्न ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड में एंटर मतलब फुल स्क्रीन मोड को ऑन करने के लिए और एग्जिट मतलब फुल स्क्रीन मोड को ऑफ करने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी होगी। यह क्वेश्चन वेब ब्राउजर से संबंधित है। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। यदि आपको कोई वेब पेज ओपन करना है, कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो आपको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है वेब ब्राउजर। जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, एप्पल सफारी, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किए जाते हैं। यदि आपको वेब ब्राउजर की स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में सेट करना है या फुल स्क्रीन मोड को ऑफ करना है तो F11 फंक्शन की का यूज किया जाता है। F11 वेब ब्राउजर की स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड पर ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए F11 शॉर्टकट की या फंक्शन की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्लैंक में एक से अधिक वेब पेज होते हैं। एक ब्लैंक में एक से अधिक वेब पेज होते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से किस में एक से अधिक वेब पेज होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेबसाइट। क्योंकि एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट को बनाने में मल्टीपल वेब पेजेस का यूज किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एक वेबसाइट मल्टीपल ब्लैंक का कलेक्शन होती है, तो एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वेबसाइट में एक से अधिक वेब पेज होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को क्या कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। एक लैंग्वेज की कैटेगरी होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती हैं।
इसके अलावा कई प्रकार की होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि सी लैंग्वेज, C++, जावा, पास्कल, पाइथन, यह सभी होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो कैटेगरी होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, 0-1 की लैंग्वेज होती है, और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। यह दोनों होती हैं लो लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज कई प्रकार की होती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को क्या कहा जाता है? जब हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई कोडिंग करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कहा जाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब किसी सॉफ्टवेयर की कोडिंग, किसी प्रोग्राम को बनाने में, सॉफ्टवेयर को बनाने में जो कोडिंग की गई है, जो प्रोग्रामिंग की गई है, उसे कहा जाता है सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को सोर्स कोड कहा जाता है, और सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन कोड में बदलने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। कंपाइलर का। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड, यदि उसे लो लेवल लैंग्वेज में बदलना है, मशीन कोड में बदलना है, तो कंपाइलर का यूज किया जाता है। कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में एक साथ कन्वर्ट करता है। एक इंटरप्रेटर भी होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बदलता है, जबकि कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, प्रिंटिंग करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की, फॉर्मेटिंग करने की, स्टोर करने की, रिट्रीविंग मतलब ओपन करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, और प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, वह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा? हमें यहां पर सॉफ्टवेयर के 4 प्रकार दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, सुधारने के लिए, उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसे ओपन करने के लिए और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यदि हमें कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर काम करना है, उसकी फॉर्मेटिंग करना है, उसको प्रिंट करना है, तो हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि MS वर्ड, जैसे कि वर्ड पैड, यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वह कहलाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव, प्रिंट करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। यदि हमें अपनी प्रेजेंटेशन में फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक ऑप्शन होता है फाइंड ऑप्शन से हम डॉक्यूमेंट में, फाइल में किसी वर्ड को सर्च कर सकते हैं, और फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। एक ऑप्शन होता है
रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस सर्च किए गए वर्ड को किसी नए वर्ड से चेंज कर देता है। चेंज, यदि आपको प्रेजेंटेशन में, फाइल में, डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को सर्च करना है तो फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। एक ऑप्शन होता है फाइंड के साथ रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है? सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से बदलता है, चेंज करता है। Ctrl+H, Ctrl+H रिप्लेस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+F शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फर्स्ट सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? MS एक्सेल में फर्स्ट सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में फर्स्ट सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? यहां पर आपको पहले यह समझना होगा कि सेल एड्रेस क्या होता है। MS एक्सेल में हमें एक वर्कशीट दी जाती है। वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। यहां पर कॉलम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है ABCD से, और रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 से। जब एक रो और कॉलम मिलता है, एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो सेल क्रिएट हो जाता है। सेल, इस बॉक्स को कहा जाता है सेल। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है और सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आता है, फिर उसके बाद रो का नंबर आता है। मतलब यदि हम इस सेल का एड्रेस निकालें तो सेल एड्रेस हो जाएगा B2। पहले कॉलम का नाम आएगा, फिर रो का नंबर आएगा। यह इस सेल का एड्रेस कहलाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है MS एक्सेल में फर्स्ट सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा। तो आपको पहले यह चेक करना है फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होगा। पहला सेल हो जाएगा कौन सा? A कॉलम और 1 रो, तो पहले सेल का एड्रेस हो जाएगा A1। फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होगा? A1। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है MS एक्सेल की वर्कशीट में फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, तो नॉर्मल एड्रेस तो होता है A1। अब हमसे पूछा गया है फर्स्ट सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है। तो MS एक्सेल में सेल एड्रेस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिलेटिव सेल एड्रेस, एक होता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, और तीसरा होता है मिक्स्ड सेल एड्रेस। रिलेटिव सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस और मिक्स्ड सेल एड्रेस। यदि हम कोई सेल का एड्रेस इस प्रकार से लिखें, जैसे कि हमने लिखा A1, पहले सेल का एड्रेस क्या होगा? A1, तो यह कहलाता है रिलेटिव सेल एड्रेस। रिलेटिव सेल एड्रेस, रिलेटिव सेल एड्रेस का मतलब क्या होगा? जो भी नेक्स्ट सेल होगा, जो भी अगला सेल होगा, वह पहले सेल से लिंक होगा, रिलेटिव होगा। जबकि दूसरा सेल एड्रेस होता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में कॉलम के नाम के आगे और रो के नंबर के आगे डॉलर सिंबल लगा दिया जाता है। डॉलर, यह कहलाता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है। तो यदि आपको एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाना है तो आप उसके लिए डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस एक फिक्स सेल एड्रेस होता है। फिक्स, तो पहला टाइप होता है सेल एड्रेस का रिलेटिव, दूसरा होता है एब्सोल्यूट, अब तीसरा होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होगा? हम रो या कॉलम में से किसी एक को रिलेटिव बना देते हैं और किसी एक को एब्सोल्यूट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया $A1, मतलब यह बन जाएगा हमारा मिक्स्ड सेल एड्रेस। यहां पे हमने कॉलम को एब्सोल्यूट कर दिया और रो को कर दिया रिलेटिव। यह कहलाएगा एब्सोल्यूट सेल एड्रेस और रिलेटिव सेल एड्रेस का कॉम्बिनेशन, जो कि कहलाता है मिक्स्ड सेल एड्रेस। तो यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। हमसे पूछा गया था MS एक्सेल में फर्स्ट सेल का एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होगा। तो पहले तो हमने यह देखा फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होगा? A1। अब हमें इसे एब्सोल्यूट बनाना है। एब्सोल्यूट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉलम के आगे डॉलर लगेगा और रो के आगे डॉलर लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, $1। MS एक्सेल में फर्स्ट सेल का एब्सोल्यूट सेल एड्रेस होता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं।
MS एक्सेल की वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं, लेकिन जो पहला सेल होता है इसका एड्रेस होता है A1। पहले सेल का एड्रेस क्या होता है? A1। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। यदि आपको किसी सेल के एड्रेस को, जैसे हमने यहां पर लिखा इक्वल A1, तो आप देख सकते हैं A1 सेल हाईलाइट हो गया है, मतलब यहां पर A1 सेल का एड्रेस आ गया है। यह लिखा गया है अभी रिलेटिव सेल एड्रेस। यदि हम F4 फंक्शन की को प्रेस करते हैं, F4, तो रिलेटिव सेल एड्रेस एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है? वह होती है F4 फंक्शन की। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए F4 फंक्शन की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है MS वर्ड 2016 में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस कमांड ग्रुप में उपलब्ध हैं? MS वर्ड 2016 में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस कमांड ग्रुप में उपलब्ध हैं? अभी आज की वीडियो में ही हमने फाइंड और रिप्लेस से संबंधित एक क्वेश्चन और समझा था पावर पॉइंट में। अब हमें एक और क्वेश्चन मिला है फाइंड एंड रिप्लेस से संबंधित, जो कि MS वर्ड में पूछा गया है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में यह दोनों ऑप्शन एक जैसे होते हैं, शॉर्टकट की भी एक समान होती है। यदि हमें डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सर्च करना है तो हम फाइंड ऑप्शन को यूज करते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F, और यदि हमें सर्च किए गए वर्ड को नए शब्द से बदलना होता है तो हम रिप्लेस का यूज करते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H, फाइंड की शॉर्टकट की है Ctrl+F, रिप्लेस की शॉर्टकट की है Ctrl+H। यह दोनों ही एडिटिंग ऑप्शन होते हैं, एडिटिंग। तो आपको MS वर्ड में होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग कमांड ग्रुप में फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट नाम के ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं। फाइंड ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सर्च किया जाता है। फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से बदला जाता है। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। यह दोनों ऑप्शन MS वर्ड के होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में प्राप्त होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड के होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट तीन ऑप्शन हमें प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एडिटिंग कमांड ग्रुप। MS वर्ड के होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज को 1 पॉइंट डिक्रीज कैसे किया जाता है? MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट की साइज को 1 पॉइंट डिक्रीज कैसे किया जाता है? MS वर्ड से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हमें MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट की साइज को 1 पॉइंट से डिक्रीज करना है, मतलब 1 पॉइंट से कम करना है, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? MS वर्ड में यदि आपको कोई टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट से बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट यूज किया जाता है, और यदि फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट से घटाना है तो कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट यूज किया जाता है। मतलब MS वर्ड में यदि हमें किसी टेक्स्ट की फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट यूज किया जाता है, और यदि हमें फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट से घटाना है, डिक्रीज करना है, तो कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट यूज किया जाता है। इन दोनों शॉर्टकट की को हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट 1 पॉइंट से बढ़ाया जा रहा है, और यदि हम कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट प्रेस करते हैं तो फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से घटा दिया जाता है। यहां पर हमने 2 शॉर्टकट की तैयार करी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस ओपन वाला बिग ब्रैकेट से फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट डिक्रीज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें,
समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।